अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। उन तमाम ही लोगों का बहुत शुक्रिया जो टाइम निकाल कर हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और हमारी बात सुनने के लिए, न्यूज़ सुनने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम भारत की। जी हाँ, आज सबसे पहले भारत की बात सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत कंट्री की बात नहीं करे, बल्कि भारत जो हमेशा बना करते थे मूवीज़ में, मनोज कुमार साहब की। जी हाँ, मनोज कुमार साहब जिनका एक दिन पहले इनकी डेथ हुई है और पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में ये पैदा हुए थे और कल से हमारे टीवी चैनल्स पर जो है ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है मनोज कुमार साहब को। और अक्सर इनकी फिल्में जो हैं अगर आप उन्हें कभी देखी हो तो ये बहुत ज़्यादा जो है अपनी कंट्री के साथ एक प्यार जताते थे। अक्सर इनका नाम भारत होता था और इस तरह की कई फिल्में जो हैं वो मनोज कुमार साहब ने की हैं, जिसमें कि साफ पता चलता है कि वो अपनी कंट्री के लिए फिल्म बनाया करते थे और कंट्री की या कह लीजिए जो मुल्क की या देश की मोहब्बत होती है उसको लेकर बनाया करते थे। कई मशहूर फिल्मों में ये रहे और ना सिर्फ ये कि मनोज कुमार साहब ने एक लंबा कैरियर अपना फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा, बल्कि पाकिस्तान के कुछ एक्टर जिसमें मोहम्मद अली और जेबा जो है, यानी मोहम्मद अली साहब जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करते थे और उनकी बेगम जेबा बेगम जो है उनके साथ भी क्लर्क के नाम से एक फिल्म आई थी और वो जो है उसमें मनोज कुमार साहब ने वो बनाई थी और उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस को उन्होंने लिया था और बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे वो मोहम्मद अली साहब की। और जाहिर है कि दिलीप कुमार साहब के टाइम में और या उनसे खैर कुछ टाइम के बाद आए थे, उनसे कुछ जूनियर थे, लेकिन बहरहाल इनकी हीरोइन वही हुआ करती थी जो दिलीप कुमार और उनके साथ देव आनंद जी और राज कपूर की हीरोइंस हुआ करती थी, वही उनके साथ थी। उनके जो बेटे हैं दो, वो भी फिल्मों में उन्होंने भी कोशिश की मगर चल नहीं पाए। वैसे ज्यादातर देखने में यही आया है कि जो उनके पेरेंट्स बहुत फेमस रहे हों, बहुत सक्सेसफुल कैरियर जिनका रहा हो, उनके बच्चे जो हैं वो इतने ज्यादा या उनकी जो कह लीजिए बेटे या बेटियां जो भी होते हैं वो इतने ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत कम लोग ऐसे जिनकी हमने देखा कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो फिल्मों में आई और बहुत अच्छी चली। उनमें मेरे ख्याल है धर्मेंद्र साहब उन चंद लोगों में से हैं, क्योंकि बॉबी देओल भी आए, सनी देओल भी आए और उनको बहुत पसंद किया गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं चाहे वो राजेश खन्ना हो चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन इसी तरीके से जो है मनोज कुमार जी के भी जो लोग हैं या उनके जो बच्चे वगैरह हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए और बहरहाल उनका आज जो है हमने देखा हमारे टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे आज भी उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा था, उनकी तारीफें की जा रही थी, उनके बारे में बताया जा रहा था। उनके कई फेमस सॉन्ग्स जो है उनकी मूवीज के, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान या दूसरी मूवीज जो थी उनके, शोर एक फिल्म उनकी आई थी जिसमें बहुत खूबसूरत गाने थे और बिल्कुल इसी तरीके से म्यूजिक वगैरह जो था उनकी मूवीज का अक्सर बहुत अच्छा हुआ करता था। पूरा पश्चिम, उसके बाद रोटी कपड़ा मकान और शोर और इस तरह की कई मूवीज में उन्होंने बहुत अच्छे से अपना जो भी उनका कैरेक्टर था वो उन्होंने निभाया और अब वो हम लोगों में नहीं है। लेकिन बहरहाल उनकी एक याद रहेगी, उनकी मूवीज हमेशा लोग देखेंगे और यकीनन उन चंद एक्टर्स में से हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है पेट्रियाटिक किस्म की मूवीज बनाया करते थे। उसके साथ साथ एक जमाने में शाहरुख खान से भी बहुत नाराज हो गए थे क्योंकि उनका एक बड़ा फेमस स्टाइल था मूवीज में, वो कुछ ऐसे करके खड़े रहते थे। तो शाहरुख ने वो ओम शांति ओम में जो है वो ये ही एक तरीके से उनका कह लीजिए, उनको खैर मजाक नहीं बनाया था लेकिन ये कि पैरोडी की थी और उसके ऊपर मनोज कुमार जी बहुत नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म में से ये हिस्सा निकाल दिया जाए और उस वक्त के लिए हटा भी दिया गया। लेकिन जब वो मूवी जापान और कई दूसरी जगह पर रिलीज हुई तो वहां पर उसको एडिट नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने शाहरुख खान और फराह खान जो कि डायरेक्टर थी इस फिल्म की, दोनों के ऊपर ओम शांति ओम के जो एक्टर और या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो थे उनके ऊपर उन्होंने केस कर दिया था और 100 करोड़ जो है वो उन्होंने कहा था कि जी उनको दिया जाए, हर्जाना दिया जाए, यानी कि जो उन्होंने केस किया था। लेकिन बाद में उन्होंने अपना वो केस वापस ले लिया था और शाहरुख खान और फराह खान ने माफी मांग ली थी। वैसे तो खैर मेरा भी ख्याल ये है कि ऐसा मजाक जो है वो हो जाता है फिल्मों वगैरह में, पैरोडीज वगैरह उन्हीं की जाती है जो बहुत फेमस हो। अब जाहिर है मेरे जैसे लोगों की थोड़ी कोई पैरोडी बनाएगा कि जिन्हें कोई जानता ही नहीं। जाहिर है मनोज कुमार जी एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो हो गए, बच्चन साहब हो गए, राजेश खन्ना हो गए, कई दूसरे लोग जो हैं, दिलीप कुमार वगैरह या दिलीप साहब और उनके साथ देव साहब वगैरह, उनकी नकलें लोग उतारते हैं तो या कॉपी करते हैं तो वो जाहिर इसीलिए करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा नाम है, सब लोग पहचानते हैं। लेकिन बहरहाल
अब जो है वो मनोज कुमार जी हमारे बीच वैसे तो नहीं रहे, लेकिन डेफिनेटली उनकी मूवीज रहेंगी, उनकी याद रहेगी, और हमेशा लोग उनको एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन एक्टर और बेहतरीन प्रोड्यूसर के तौर पर याद करेंगे। यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे और अपनी जो हमारी पॉलिटिकल न्यूज़ है उसकी तरफ चलते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की। तो अली अमीन गंडापुर साहब का कहना ये है कि किसी भी अफगान सिटीजन को जबरदस्ती जो है वो बाहर नहीं निकाला जाएगा, यानी कोई भी जो अफगान सिटीजन पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको जी बाय फोर्स जो है वो अफगानिस्तान नहीं भेजा जाएगा। अब ये एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अफगान सिटीजन्स को पकड़कर निकालने का सिलसिला जो है पाकिस्तान में जारी है। कहा यह गया कि कुछ टाइम के लिए जो 31 मार्च की डेट थी वो आगे बढ़ा दी गई है और कुछ टाइम और दिया गया है अफगान सिटीजन्स को कि जिनके पास परमिशन नहीं है, लीगल तरीके से रह रहे हैं। पाकिस्तान ने जो है अफगान गवर्नमेंट से भी राब्ता किया है और उनको भी बताया है कि जी आपके जो लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास ना तो वर्क परमिट है और ना ही रहने के लिए परमिशन है, तो उनको जी आप वापस ले लें। जिसके ऊपर अफगान गवर्नमेंट का कहना यह है कि बहुत जल्दी ना की जाए, कुछ टाइम दिया जाए। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जैसा कि कह रहे हैं कि बाय फोर्स किसी को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन खैर वो तो अफगान सिटीजन्स के बारे में कह ही रहे हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब से ज्यादा खुश नहीं है और हो सकता है कि वो उनको एज अ चीफ मिनिस्टर उनको रिप्लेस कर दिया जाए किसी और के साथ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बात पहले भी कई बार जो है सुनने में आई थी कि इमरान खान जो है वो अली अमीन गंडापुर से ज्यादा खुश नहीं है। इसकी वजह ये भी है कि जब भी प्रोटेस्ट होता है, पीटीआई के लोग बाहर निकलते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब बीच रास्ते में से ही छोड़कर कहीं दाएं बाएं हो जाते हैं। तो शायद एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि इमरान खान जो है वो हो सकता है कि केपीके के चीफ मिनिस्टर यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए किसी और के साथ। उसके साथ साथ एक दो सीट्स और ऐसी हैं, एक दो मिनिस्टर्स और ऐसे हैं जिनके बारे में यही बात की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जी टैरिफ तो लगा दिया है, उन्होंने टैरिफ तो अनाउंस कर दिया है डिफरेंट कंट्रीज के लिए जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान तो जाहिर है इतनी तेजी के साथ या इतना स्ट्रांगली कुछ बात नहीं कर सकेगा। और उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जाहिर है कि जब हम पैसा लेते हों बार बार, IMF जाते हों बार बार, वर्ल्ड बैंक और दूसरी तरह के जो फंड्स अमेरिका से पाकिस्तान डिमांड करता रहता है या रिक्वेस्ट करता रहता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो टैरिफ लगाया उसके ऊपर बात कर सके। लेकिन ये जरूर है कि यूरोप की तरफ से और जापान की तरफ से, उसके साथ चाइना की तरफ से और कई तरफ से जो है टैरिफ्स को रिजेक्ट किया जा रहा है। और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप साहब को लग ये रहा है कि जो टैरिफ उन्होंने अनाउंस किए हैं वो हो सकता है कि उनको वापस लेने पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर शोर मचाया जा रहा है, तो लगता नहीं कि वो बहुत आसानी से अपने इन टैरिफ को लेकर आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा। साथ साथ कई का जो कंट्रीज है उन्होंने पलट कर अमेरिका के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है, जो कि यकीनन अमेरिकन गवर्नमेंट इस वक्त की जो है या जो प्रेसिडेंट है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए यकीनन एक परेशानी की बात है और उनको उसमें से निकलने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको भी कहा गया है कि उसमें भी बहुत ज्यादा घाटा देखने में आ रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन $2 ट्रिलियन जो है वो तो एक ही दिन में जो है वो गंवा बैठे हैं। लेकिन उसका रीजन भी जो है वो यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाया है उसको लेकर लोग जो है वो कोई खास खुश नहीं है और लोगों में अंदर एक ऐसी इस तरह की सोच है कि लग रहा है कि उनको कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अपना पैसा इन्वेस्ट करने में। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको वापस लेते हैं या वापस नहीं लेते, लेकिन बहरहाल काफी हद तक लोगों को उम्मीद यही है और लोगों को लग यही रहा है कि हो सकता है कि वापस ही ले लिया जाए। बात करेंगे हम एक बार फिर पीएम मोदी की, और पीएम मोदी के साथ जो है मोहम्मद यूनुस साहब की, जो कि बांग्लादेश के हैं। कहा यह गया है कि पीएम मोदी ने जो है बात की है मोहम्मद यूनुस साहब से और कहा यह है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो माइनॉरिटीज हैं उनका ख्याल किया जाए, उनकी सिक्योरिटी को देखा जाए और खास तौर पर उसमें इंक्लूड किया जाए जो हिंदू फैमिलीज वहां रह रही हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो। ये जी कहना है पीएम मोदी का। और उन्होंने मोहम्मद यूनुस साहब से ये बात की है कि जी वहां पर जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम सुन भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो माइनॉरिटी है उसको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और इसी तरह की कई चीजें जो है वो उसकी फुटेजेस भी आ रही हैं और सोशल मीडिया और कई जगह पर बातचीत की जा रही है। तो बहरहाल जहां इनकी मुलाकात हुई पीएम मोदी की मोहम्मद यूनुस से, तो उन्होंने उनको यही कहा है कि जी आप जो है
वो जी मेहरबानी करें और आप ये जो इस वक्त माइनॉरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है उसको रोका जाए और माइनॉरिटी को ना सिर्फ ये कि प्रोटेक्शन दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, बल्कि उनका ख्याल भी किया जाए। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि पीएम मोदी ने कही है। बांग्लादेश के जो है मोहम्मद यूनुस साहब, उनसे अब जवाब में जाहिर है उन्होंने जो है वो शेख हसीना की डिमांड की है और कहा है कि जी आप उन्हें वापस कर दीजिए। बहरहाल दोनों तरफ से ये बातचीत चल रही है। अब देखते हैं कि ये लोग आगे जाकर इस चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जैसा कि आप लोग जानते हैं आईएमएफ का हमने जिक्र किया। आईएमएफ का डेलीगेशन जी एक बार फिर पाकिस्तान आ चुका है। वैसे इतना पैसा तो हमने लिया नहीं जितना ये आके हमारी यहाँ रोटियां तोड़ तोड़ के, बोटियां तोड़ तोड़ के खा के चले गए। हर थोड़े दिन के बाद आईएमएफ का डेलीगेशन पाकिस्तान के विजिट पर आता है और कहा यही जाता है कि जी वो देखने के लिए आए हैं कि जो पैसा पाकिस्तान ने ले रहा है या मांगा है या लोन के तौर पे दिया जाएगा वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी हम करप्शन के ऊपर भी इस बार जो डेलीगेशन आया है वो करप्शन कहाँ कहाँ हो रही है और क्या हो सकता है उसको भी चेक करेगा और उसके साथ गवर्नेंस को भी चेक किया जाएगा। यानी कि आईएमएफ का डेलीगेशन ना सिर्फ ये बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो नया बजट लेकर आने वाली है तो उस बजट को भी आईएमएफ के जरिए या आईएमएफ से पूछकर ही बनाया जाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त की जो हालत है इकोनॉमी की सभी को मालूम है। खैर गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है कि जी उन्होंने कुछ पैसे जो हैं वो बिजली के बिलों में जो आता है उसमें कम तो जरूर किए हैं, लेकिन लोग उस पर भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि जी पहले बढ़ा देते हैं फिर कुछ पैसे कम करके पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यानी कि बोले तो मामू बनाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट इस तरफ जा रही है। दूसरा, बिजली के बिलों में आपको शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि पीटीवी यानी कि पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन का भी एक जो है वो एक कुछ पैसे उसमें ऐड हुए होते थे। यानी कि हम आपके और मेरे और कई लोगों के मेरे ख्याल दादा जान ने कभी पीटीवी देखा होगा। अब आजकल तो लोग बहुत कम पीटीवी देखते हैं, लेकिन फिर भी पीटीवी के नाम पर फीस जो है वो ली जा रही थी और गवर्नमेंट जो है बड़े धड़ल्ले के साथ कह रही थी, अभी की नहीं काफी सालों से ये सिलसिला चल रहा है कि बिजली के बिल में आपको एक जो तकरीबन पहले 25 थे फिर 35 फिर रुपए हो गए फिर 50 हो गए, इस तरह से बढ़ता गया और कुछ ना कुछ जो पैसा है कुछ रुपए जो हैं वो लिए जा रहे थे जी पीटीवी की फीस के तौर पे। अब पीटीवी कोई देखे ना देखे लेकिन उसको फीस अदा करनी पड़ रही थी, वो फीस गवर्नमेंट ने हटा दी है। जी हाँ, कम से कम एक अच्छा काम किया है कि भाई आप किस सिलसिले में ये फीस ले रहे हैं, जबकि अक्सर पब्लिक जो है वो तो पीटीवी देख ही नहीं रही और अगर देख भी रही है तब भी हम वैसे ही इतनी पेमेंट्स कर रहे हैं। इंटरनेट की पेमेंट की जा रही है, जो केबल ली गई है उसकी पेमेंट की जा रही है और कई दूसरी पेमेंट्स की जा रही है। उसके ऊपर से अगर पीटीवी की पेमेंट भी लगा दी जाए तो मेरा ख्याल है ये पब्लिक के ऊपर बहुत जुल्म था। लेकिन बहरहाल इस वक्त की गवर्नमेंट ने एक बेहतर कह लीजिए कुछ बेहतर काम ये किया है कि वो पीटीवी की फीस जो थी वो उन्होंने माफ कर दी है। हमें जो है गुजारा करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है पीटीवी की फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। लेकिन आईएमएफ डेलीगेशन बहरहाल यहाँ पर है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट भी आती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, हर एक का यही कहना होता है कि जी ये आखिरी प्रोग्राम है और उसके बाद जो है पाकिस्तान कभी आईएमएफ के दर पे नहीं जाएगा, आईएमएफ से लोन नहीं मांगेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें कभी भी दिखाई नहीं दिया। हमेशा से पाकिस्तान ने जो है वो यही आसान रास्ता चुना है जब से ये अफगान वॉर में पड़े हैं और वहां से इनको डॉलर वॉलर मिलना शुरू हो गए कि ठीक है जी अफगान वॉर में चले जाते हैं और अपनी जगह या कह लीजिए अमेरिकन को यहाँ से ड्रोन व्रोन उड़ाने के लिए जगह दे देते हैं और उसके बाद डॉलर पे डॉलर जो उन्होंने हमारे ऊपर बरसाए उसकी आदत कुछ ऐसी पड़ गई है कि अब काम काज से तो गए हैं। अब कोई नहीं सोचता कि कोई ट्रेड होनी चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, तमाम कंट्रीज के साथ आपके रिलेशंस बेहतर होने चाहिए, चाहे वो भारत हो चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो अफगानिस्तान हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो। हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग हमारी तरफ आना पसंद करें, हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग कहें कि हाँ हमने पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना है। लेकिन हमने अपने आप को कभी इस काबिल बनाया ही नहीं, बल्कि हम हमेशा वही काम करते रहे और करते चले गए जिसको देखकर यकीनन पब्लिक हमारे से भाग जाए। और उसी में से एक आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी शामिल रहा जिसमें कि हाफिज सईद हो गया या मसूद अजहर हो गया और इसी तरह के कई लोग जिनको के यूनाइटेड नेशन ने या यूएन ने भी जो है टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। उनको हमने ना सिर्फ ये कि सपोर्ट दी, उनको अपने यहाँ रखा, पाला पोसा, बल्कि टाइम टू टाइम हम उन्हें कश्मीर के लिए इस्तेमाल भी करते रहे। अब क्योंकि हमारे काम उस दूसरी तरफ चले गए हैं, हमें ये लोग जो है हमारे किसी काम के नहीं रहे, लेकिन जाहिर
इनको कहीं फेंका भी नहीं जा सकता। इतने अरसे में इन लोगों के जो ग्रुप हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए, और जहां पर 10 ग्रुप थे, मैंने पहले भी कई बार कहा कि अब वो कई हजार या हजार न से कुछ 100 जो है वो बन गए हैं, और इनके लिए अब इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, और शायद ये कंट्रोल करना चाहते भी नहीं। वरना आप देखिए कि बीएलए से बात नहीं हो रही, बीएलए के लिए कहा जाता है कि जी वो टेररिस्ट है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। टीटीपी से बात नहीं होती, टीटीपी के लिए कहा जाता है जी टीटीपी जो है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे फितना उल ख्वारिज कहा जाता है, उनके लिए कहा जाता है जी ये टेररिस्ट है, हम इनसे भी बात नहीं करेंगे। उसके साथ साथ ये दावा भी किया जाता है कि जी हम जो है वो, मगर टीएलपी के लिए नहीं कहते ये दावा, हम टीएलपी के लिए क्यों नहीं करते, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके लिए नहीं कहा जाता कि हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। कई बार उनसे डायलॉग हो चुका है, कई बार जब इमरान खान थे तो कहा गया कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ दिन के बाद इमरान खान पे इतना प्रेशर डाला गया कि उन्होंने उनके ऊपर से फिर वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जो टैग था वो हटा लिया, और कह दिया कि जी ये तो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब इलेक्शन हुए तो कराची में तीसरे नंबर पर जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए वो तहरीक लब्बैक वाले थे। यानी कि यहाँ पर हर दूसरे आदमी का माइंडसेट कुछ ऐसा ही है, लोगों के अंदर दिमागों में नफरत इतनी भर गई है कि हर एक का दिल करता है कि अगर ये आदमी या ये औरत या ये कोई भी इंसान जो है उसने मेरे से अलग होके या मेरे से डिफरेंट बात की है, तो भाई इसको तो रहना ही नहीं चाहिए, इसको तो फौरन ही टपका दो, इसको तो फौरन ही फट जाओ या मार दो या कुछ कर दो। तो इस तरह का माइंडसेट लेकर हम लोग घूम रहे हैं, और चलते फिरते हमें कुछ पता नहीं कि कब कौन कहाँ पे आके हमें दबोच लेगा या हमें मार देगा या कुछ करेगा। इस तरह का माइंडसेट हमने इसीलिए बना पाए हैं क्योंकि हमने तहरीक लब्बैक जैसे लोगों को खुला छोड़ा हुआ है, और इनको हम कुछ कहते नहीं। आपको इसी तरह की फ्रस्ट्रेशन, लोगों के अंदर की फ्रस्ट्रेशन कि कभी कोई जो है उनका काम नहीं चल रहा, कि कभी कोई है जिनको लग रहा है कि अगर काम चल भी रहा है तो दूसरे का मुझसे बेहतर क्यों हो रहा है, या दूसरा मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत करें, आप उससे आगे चले जाएं, लेकिन आप करते क्या है, आप चाहते हैं जो दूसरा मेहनत कर रहा है उसको आप नुकसान पहुंचा दें, उसको डैमेज कर दें, उसको मार डालें, और उसके बाद आप उसके कह दीजिए कि उसके ऊपर से गुजर कर आप जाएं। तो ऐसा होता नहीं है। लोग काम देखते हैं, आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यही हाल पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान को इस तरफ के जी ट्रेड होनी चाहिए। अब किसे ट्रेड करें, सारी दुनिया से तो हम नाराजगी लेके बैठे हुए हैं, भारत से हम नाराज हैं कि जी उनके साथ हमने ट्रेड नहीं करनी है जी। 370 उन्होंने लगाया, उन्होंने हटाया, आपने क्या कर लिया इतने सालों में? इससे साफ जाहिर है कि वहां के लोग जो हैं वो वहां की गवर्नमेंट के साथ ही डील कर रहे हैं, वो जाने, और कश्मीर के लोग यानी जम्मू कश्मीर के लोग जाने। आपको तो यहाँ अपनी कश्मीर को देखना चाहिए ना, आप अपनी कश्मीर पे इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि दुनिया को दिखा सकें जी हमने तो ये रोड्स बना दी, हमने तो वो मॉल बना दिए, हमने तो वहां पे वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बना दिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं करते आप। हाँ, लेकिन आप उसके बाद ये जरूर करते हैं कि आप बार बार जो है वो पंगे लेने का आपको शौक है। वो जैसे कहते हैं ना, जा जाकर बिला वजह का आप जो है कभी स्टेटमेंट दे देंगे भारत के लिए, फिर जाहिर है स्टेटमेंट देंगे तो वो आपको क्या लगता है सरदार बड़ा कुछ होगा, शाबाशी देगा, जाहिर है फिर भारत भी उठकर आपके खिलाफ स्टेटमेंट देता है, और वो एक नया जो है नए सिरे से जिसे कहते हैं ना कट्टा खुल जाता है। तो वो एक नया इश्यू जो है वो शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि हम अपने आप को उस जगह लाएं जहां पर हमारे यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम भी ठीक हो, हमारे यहाँ लोग ट्रेड करने भी आए, हमारे यहाँ लोग टूरिस्ट भी आए, और हमारे यहाँ लोग अपने आप को महफूज भी समझें। यहाँ पर तो जो रह रहे हैं पाकिस्तान में वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझते, बाहर निकलते तो देखते हैं। और ये भी अजीब सी बात है कि हम किसी डाकू चोर से नहीं डर रहे होते, हम डर रहे होते हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों से। यानी सारी दुनिया में कहीं पर अगर चाहे भारत हो या कोई कंट्री हो, अगर किसी को कहीं पे कोई फौजी दिख जाए, कोई सिक्योरिटी फोर्स का दिख जाए, कोई पुलिस वाला दिख जाए, तो लोग अपने आप को बड़ा सिक्योर समझते हैं। लोग समझते हैं भाई मैं बड़ा महफूज हूं, मुझे ना तो छेड़ा जाएगा, ना मुझे मुझसे कोई चीज छीनी जाएगी, ना मुझे मारा पीटा जाएगा, मैं हर तरह से महफूज हूँ। पाकिस्तान वो शायद उन कुछ कंट्रीज में से जहां पर आप पुलिस वाले को देख लें, फौज को देख लें, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को देख लें, चाहे वो वैसे बेचारे वहां टहल घूम रहे हो, उनको देखकर लोग छुप जाते हैं, कहते हैं अरे यार ऐसा ना हो कि पकड़ के ले जाए, और बोले अरे ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। इसलिए कि आजकल तो ये लिखने वालों से भी डरते हैं। अगर कोई कुछ लिख दे, सोशल मीडिया पे कुछ लिख दे, तो इनकी हालत खराब हो जाती है, इनकी कांपे टांगने लगती हैं। वो तो आप लोगों को पता ही है ना। तो फिर जाहिर है कि अगर आप हर बात से घबरा रहे हैं, हर बात से परेशान हो रहे हैं, इंसान है, गलती तो बहुत लोगों से होती है, हमसे भी हुई होगी, हम भी करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसके बाद जब क्रिटिसिज्म होता है, लोग कुछ कहते हैं, तो आप अपने आप को ठीक भी तो करते हैं, लेकिन नहीं,
यहाँ ठीक करने का कोई सिलसिला नहीं है। अगर आपने कोई क्रिटिसिज्म किया तो उसके पीछे आपके पीछे लग जाएंगे, आपको तरह तरह से तंग करेंगे, आपको फोन कॉल्स आएंगी, आपको लेटर आएंगे, आपको डराया धमकाया जाएगा, आपको आपके दोस्त रिश्तेदार या जो लोग भी हैं उनके जरिए बताया जाएगा कि आराम से बैठो, चुप करके बैठो, कोई और बात किया करो, जरा इसको स्लो डाउन कर दो। ये वो मतलब आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। और हालात ये हैं कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपी के हो, और अब वो हालात जो बलूचिस्तान और केपी के थे वो ऐसा ऐसा करते करते पंजाब तक आ गए। यानी पंजाब वाले भी अब उठते बैठते आपकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने सुधरना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है आपने सोच के रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को विजिट करना ना भूला करें। बाकी जो कुछ चल रहा है लाइफ में चलने दें, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तभी वो प्रॉब्लम्स खत्म होगी। सिर्फ उनको बैठ के सोचने से और लोगों के साथ डिस्कस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो अपनी मेहनत जारी रखिए, पॉजिटिव सोचिए, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, तो सबके साथ सब अच्छा होता है। दूसरों के लिए नेगेटिव सोचेंगे, बुरा करेंगे, तो फिर वही होगा जो हो रहा है कई लोगों के साथ। तो बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।